शादी के फौरी बाद चेक करती है कि भाई हमल ठहरा है या नहीं ठहरा। कितनी देर बाद टेस्ट करना चाहिए कि भाई हमल ठहर सकता है? या आपको मंथली साइकिल आ जाएगा या फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। बार बार हमल ज़ाया होने की असल वजूहात कौन सी हैं? आप यकीन करें, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बड़ी अच्छी आइडियल कंडीशन में होती हैं, लेकिन वो बार बार मिसकैरी करती हैं, तो उसमें बहुत दफ़ा उनके मिसकैरेजेस हो सकते हैं। शादी के बाद हमल ना ठहरे तो क्या करना चाहिए, कब फिक्रमंद होना चाहिए? क्योंकि अक्सर खवातीन शादी के फौरी बाद चेक करती है कि भाई हमल ठहरा है या नहीं ठहरा। कितनी देर बाद टेस्ट करना चाहिए कि भाई हमल ठहर सकता है? अगर इसमें देखिए दो चीजें हैं, फिक्रमंद कब होना है, 1 साल के बाद होना है, या फिर कोई नोन प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, थायराइड है, खून की कमी है, अनीमिया है, कोई ऐसा मसला है कि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम मुझे प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, एक तो तब आपने फौरन कंसल्ट करना है। या 1 साल से ऊपर का टाइम जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, रेगुलर ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आपने करना है। या जैसे आप ओवरवेट है या अंडरवेट है, आपको कोई हेल्थ इशू है, तब आपने फौरन कंसल्ट करना है। परेशान आपने इस सूरत में होना। और टेस्ट कब करना है? टेस्ट आपने जब आपके साइकिल की ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 1 जनवरी है, तो बच्चियां क्या करती हैं, वो 25 के बाद से डेली बेसिस पे टेस्ट स्टार्ट कर देती हैं। वो इस तरह से आपने नहीं करना। जब आपकी डेट मिस हो जाए, तसल्ली कर लें, सुकून से आराम से, मिस होने के बाद टेस्ट करें, आ जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो इंशाल्लाह आ जाएगा पॉजिटिव। इसमें लेट भी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को, जैसे फॉरन कुछ पेशेंट्स को सेम डेट पे आ जाता है, आपकी यकम डेट थी, यकम को नहीं आया, उनको पॉजिटिव आ गया। कुछ को 10 दिन ऊपर जाके आता है, कुछ को 20 या 30 दिन भी ऊपर जाके आ सकता है। तो उसमें आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। बच्चियाँ उसमें इतना घबरा जाती हैं, पीरियड्स भी नहीं आ रहे, टेस्ट भी नहीं पॉजिटिव आ रहा, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, तो उनको हम ये कहते हैं, आप पैनिक ना हो, एंजाइटी ना आप उसका शिकार हो, जस्ट आप फॉलिक एसिड लें और इसको छोड़ दें। दोनों में से कुछ एक तो होगा ना इंशाल्लाह। या आपको मंथली साइकिल आ जाएगा या फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। बार बार हमल ज़ाया होने की असल वजूहात कौन सी हैं? इसमें बड़ी मजे की आपको चीज बताओ, इसमें सिर्फ फीमेल फैक्टर नहीं होते, इसमें मेल फैक्टर भी होते हैं। अब प्रेगनेंसी हो तो फीमेल को रही है, लेकिन वो है तो दोनों की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन ना, फादर और मदर की तरफ से। तो दोनों में से अगर कोई किसी की बहुत कोई बुरी हेल्थ कंडीशन है, जैसे फादर अगर जो हैं आपके मेल पार्टनर हैं, वो बहुत ज्यादा ओबीस है, बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हैं, या वो स्मोकिंग करते हैं, या हमारी सोसाइटी में अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एग्जैक्टली ड्रिंक, अल्कोहल ड्रिंकिंग। अब माने कोई या ना माने, ये बहुत कॉमन है। या फिर जिस तरह वेप, चेन स्मोकिंग, ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। इस तरह की कोई चीज़ है, या उनको कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा बीपी का मसला है, इस तरह की कोई हेल्थ कंडीशन है, तो देखिए ना, जिस तरह की हेल्थ उस आपके मेल पार्टनर की होगी, वैसी ही हेल्थ उसके आगे से सेल्स की होगी। तो जब एक अनहेल्दी सेल से एक अनहेल्दी बच्चा बनेगा, एम्ब्रियो, तो उसमें मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप यकीन करें, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बड़ी अच्छी आइडियल कंडीशन में होती हैं, लेकिन वो बार बार मिसकैरी करती हैं। तो उसमें जब हम उनके मेल पार्टनर को ट्रीट करते हैं, उनको ये एक लाइव वाकया मैं हमारे तो रूटीन के हैं, जैसे डायबिटीज, इसमें शुगर बहुत कॉमन है। आप जब आप उसके मेल पार्टनर की शुगर ठीक करते हैं, तो जाहिर है जब वो ठीक हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है, तो आगे से चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं, उनके आगे जो सेल्स की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, उसके बाद प्रेगनेंसी स्टे कर जाती हैं। इसी तरह अगर फीमेल में कोई इस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे वो ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, या उनको पीसीओएस का मसला है, बहुत ज़्यादा खून की कमी है, कोई थायराइड का मसला है, कोई जनरल हेल्थ कंडीशन उनकी ख़राब है, तो उसमें बहुत दफ़ा उनके मिसकैरेजेस हो सकते हैं। मोस्टली रिवर्सिबल कॉजेज़ ही होते हैं मिसकैरेज के। अगर आपकी दोनों की आइडियल हेल्दी कंडीशन है, तो प्रेगनेंसी स्टे कर जाती है। फिर भी अगर आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है साइंस। तो उसमें जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डिटेल में आपकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके बाद वो आपको इलाज बता देंगे। और हर चीज का ट्रीटमेंट है अब तो अच्छा, मुझे बड़ी फनी एक बात लगती है, आपने खुद भी देखा है वो पुराने ड्रामों में, अभी नहीं, एक डायलॉग दिया जाता था, तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती।
तो लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो इतनी साइंस तरक्की कर गई है, जो नेचुरली कंसीव नहीं करते वो आईवीएफ करवा लेते हैं। एग्जैक्टली। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिसमें आपका आईवीएफ भी फेल हो जाता है कि आप आए ही बहुत ज़्यादा लेट हैं, या आपकी कुछ ऐसे आपके हेल्थ इश्यूज हैं कि आप पे आईवीएफ भी काम नहीं करेगा। लेकिन आप वो जो पहले वाली चीज़ है ना, वो जो एक रिपोर्ट देख के कह देते थे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अम्मा नहीं अच्छा, बन ये सकती। आपकी बात पे मुझे याद आया कि पहले ये भी सुनने में आता था, अब तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी जो है इस चीज़ को देखते हैं कि भाई नहीं, पेशेंट को किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए, या किस तरह से उसको लेके चलना चाहिए, किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। पहले जो डॉक्टर्स होते थे वो डायरेक्ट पेशेंट को कह देते थे कि भाई तुम में तो ये मसला है, तुम में तो ये बीमारी है, इवन यहाँ तक कि उसकी सास के सामने या जो भी उनके साथ ससुरालिया में आया होता था उनके सामने कह दिया जाता था। लेकिन अब डॉक्टर्स में भी ये अवेयरनेस आ गई है कि भाई जो पेशेंट को मसले हैं या जो लड़की को मसाइल हैं वो उसको एक तरीके से कहा जाता है ताकि वो उस चीज़ की एक ट्रॉमा में ना जाए, टेंशन ना ले, और उसको पॉजिटिव वे में उसको ट्रीट करे फर्दर। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी, हर जनरेशन के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। हमसे जो पिछली जनरेशन थी वो खाने पीने और फिजिकल एक्टिविटी में हमसे बहुत बेहतर थी, लेकिन वो इमोशनली वो लोग इन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करते थे। ये जो सारी बातें आपने की है ना, ये उस जनरेशन में बहुत ज़्यादा थी कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग तकरीबन ना होने के बराबर थी। अब वाली जनरेशन में ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। हम पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी के उसकी कह लें कि उसकी सीक्रेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और पेशेंट्स को भी इस चीज़ की अवेयरनेस है कि ये हमारा एक राइट है, हम अगर हमारा डॉक्टर करेगा तो हम उससे डिमांड कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली डॉक्टर्स खुद करते हैं ख्याल कि एक पेशेंट अंदर आता है, आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं। इवन अगर हमें फील हो कि पेशेंट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से गेस करना पड़ता है। अब वो पेशेंट आती है, अब वो चाह नहीं रही है कि मेरी मदर इन लॉ या मेरी जो भी मेरे साथ अटेंडेंट है उसके सामने बात की जाए, तो वो आपको कह नहीं सकती, लेकिन वो कुछ आपको ऐसे इशारे देती है, जेस्चर्स उसके ऐसे होते हैं कि डॉक्टर अगर सेंसिबल हो तो वो फौरन पिक कर लेती हैं। और इसमें रूड होने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है कि आप उसकी मदर इन लॉ को कहें आप बस बाहर निकल जाएं। ये इस तरह एथिक्स को आप बहुत इजीली मेंटेन रख सकते हैं। आप उन्हें इजीली कह दें कि आप प्लीज़ थोड़ी देर बाहर तशरीफ़ रखें, हमने इनकी कुछ जो है वो एग्जामिनेशन करना है, एग्जैक्टली हमने इनका अल्ट्रासाउंड करना है, हम फिर आपको बुला लेते हैं। और तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि मर्दों को चाहिए, मतलब जो उनके हस्बैंड हैं उनको चाहिए कि अपनी वाइफ के साथ जाएं और उनका चेकअप करवाएं, ताकि उनको भी एक पता चले कि भाई जो उनकी वाइफ को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए हैं। अच्छा, ये भी वही बात है कि अब की जनरेशन में ये चीज़ काफ़ी हद तक है। अच्छा, मैं आपको बड़ा अच्छा एक रियल टाइम अपनी एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई, उसको मैंने चेकअप किया सारा कुछ, उसको मैंने प्रॉपरली अपनी फाइल के अंदर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लगा के दी। उसने प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड करके अपने बैग में डाली, फाइल मुझे वापस कर दी। अच्छा, तो मैंने उसे कहा प्रिस्क्रिप्शन तो एक पर्चा ही होता है ना, कागज है, ये मिसप्लेस हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड होता है, तो आप फाइल ले लें। तो उसने मुझे कहा मैं और मेरे हस्बैंड घर वालों से छुप के आए हैं, उनको नहीं पता कि ये मेरे साथ आए हैं डॉक्टर के पास, फाइल देख के सबको पता लग जाएगा। तो वो हम घर में जो है ना एक सिचुएशन टेंस क्रिएट नहीं करना चाहते। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन घर में कहते हैं साढ़े नाल का तो जानते होंगे सी, अब क्यों जाते हैं, वो ये वाला ट्रेंड के हमारे साथ कौन सा जाते थे तो हमारे बेटे क्यों जाते हैं। आई थिंक मुझे इस चीज़ पर माओ से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो ख़ास तौर पर जो इन लॉज हैं उनको, मदर्स जो हैं, जो उनकी सास हैं बेटी की जो भी है लड़की की, उनको भी देखना चाहिए कि एक प्राइवेसी है बंदे की और उसकी बंदी की, तो ये एक रूल चेंज कर दें। वो कहते हैं ना कि हमारे साथ नहीं हुआ ये, हमने ये चीज़ें नहीं देखी तो हम अपनी बहू में भी ये चीज़ें नहीं करें। कुछ लोग इस तरह की सोच के होते हैं कि हमारी बहू के साथ ये क्यों चीज़ें हो रही है, जो हमारे साथ बीता है हम उसके साथ भी वैसा ही करेंगे। वो एक बहुत फेमस ड्रामा था, आपने सुना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये वो ट्रेंड चल रहा है कि जब मैं बहू थी तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, अब मैं सास हूँ तो अब मैं अपनी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं इस चेन में ब्रेक होना है, काफ़ी हद तक हो भी रही है। तो वो जो कपल जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, मैंने उसमें ये चीज़ मुझे ठीक लगी कि चलो ठीक है, उसके हस्बैंड को इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ जाना है, और वाइफ भी अच्छी है, उसने भी इतना अंडरस्टैंड किया कि चलो अगर मेरे साथ आ रहा है तो मैं इतना कोऑपरेट कर लूँ कि मैं भी घर जाके ना बताऊँ, ताकि दोनों साइड्स में है। अब इस जनरेशन में अगर इतना सा एक आ गया है ना, तो इससे अगली वाली बिल्कुल ही इस चीज़ से होगी इंशाल्लाह। जैसे हमारी जो जनरेशन होंगी, हम बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे, हम उनको ईजिली स्पेस देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही है और इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह। बैक टू द पॉइंट,